नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, सो इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 82 से सेक्शन नंबर 83 में आने वाली जो जरूरी चीजें हैं जिसको याद रखना चाहिए एज फार एज पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन इज कंसर्न। और मैं एक पेटेंट एजेंट भी हूं, मेरा नंबर है 3339, यू कैन चेक इट आउट एज वेल ऑन द वेबसाइट। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 82 के बारे में। सेक्शन नंबर 82 जो है वो कह रहा है पेटेंटेड आर्टिकल और पेटेंटी के बारे में। पेटेंटेड आर्टिकल यानी इंडियन पेटेंट एक्ट के हिसाब से जो आर्टिकल बनाया गया है उसे पेटेंटेड आर्टिकल कहा जाता है एक्ट एंड रूल के हिसाब से। एंड पेटेंटी यानी जिस पर्सन को वो एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, उस पर्सन को पेटेंटी कहा जाता है, पेटेंटीज अगर एक से ज्यादा है तो ये थी डेफिनेशन। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 83 पे, जो है जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन। ये थोड़ा सा प्रिंसिपल है जो फॉलो होना ही चाहिए अगर कोई पेटेंट होती है तो। कोई पेटेंट की यूज तो होनी चाहिए ना, कुछ तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, तो इतने प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए। कौन कौन से प्रिंसिपल है? नंबर 1, इन्वेंशन आर वर्कड इन इंडिया, इन्वेंशन को इंडिया में काम करना ही करना है। नंबर 2, नॉट फॉर इंपोर्ट्स ओनली, बाहर से सिर्फ मंगवा लिया, इंपोर्ट कर लिया, उतना ही काम नहीं होना चाहिए, उसका रियल में कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होना चाहिए। थर्ड, फॉर सोशल इकोनॉमिकल वेलफेयर एंड टू बैलेंस राइट एंड ऑब्लिगेशन, तो सोशली और इकोनॉमिकली वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए, यानी सब लोग उसको एक्सेस कर सके, सब लोग उसका यूज कर सके, वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, do not resist protection of public health and nutrition, government taking measures to protect public health। अब पब्लिक की कोई हेल्थ खराब हो रही है और वो इन्वेंशन उसको परमिट नहीं कर रहा है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, तो वैसे नहीं होना चाहिए कि जो पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की हेल्थ इंटरेस्ट है, उतना ही जो जत्था है यानी एक्सपोर्ट उतना कर लेना चाहिए उस पेटेंटेड आर्टिकल को अगर उसकी नेसेसिटी हुई तो। नेक्स्ट, एट रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस टू पब्लिक, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेटेंटेड इन्वेंशन एक रीजनेबल प्राइस पे मिलना चाहिए, एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिलना चाहिए, ताकि सभी लोग उसका यूज कर पाए और सभी लोग उसके बेनिफिट से आगे बढ़ पाए। तो ये थी सेक्शन नंबर 83 के बारे में, जो बता रहा था कि कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 84 पे, जो बता रहा है कि कंपलसरी लाइसेंस। कंपलसरी लाइसेंस किस किस केस में मिलते हैं, कौन देता है, यानी कौन ले सकता है कंपलसरी लाइसेंस, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, who can apply? तो पर्सन इंटरेस्टेड और लाइसेंस होल्डर कैन अप्लाई फॉर द कंपलसरी लाइसेंस। अब ये कंपलसरी लाइसेंस है क्या, उससे पहले जान लेते हैं कि कब अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन, कब अप्लाई हो सकता है। तो जब 3 ईयर कंप्लीट हो जाए एक पेटेंट ग्रांट होने के बाद, डीओजी यानी डेट ऑफ ग्रांट से 3 बरस कंप्लीट हो जाए, तब कोई पर्सन इंटरेस्टेड या फिर लाइसेंस होल्डर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कंपलसरी लाइसेंस के लिए। मगर कौन सी कंडीशंस में, ऑन व्हाट कंडीशंस? तो रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमने अभी प्रिंसिपल्स देखे, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। नॉट अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस, समझ लीजिए कि इन्वेंशन है 50 रुपये का मगर उसको बेच रहे हैं 35,000 में, तो अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं है। एंड नॉट वर्क इन इंडिया, इंडिया में उसका वर्क नहीं हुआ है, उस ग्राउंड के बेसिस पे कंपलसरी लाइसेंस दिया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने इंडिया में भी पेटेंट फाइल की है और बाहर पे पेटेंट फाइल की है, मगर इंडिया में उसका कोई यूज नहीं है, बाहर उसका यूज है, तो फिर इंडिया में उस यूज को बढ़ाने के लिए, उसको कॉमर्शियल करने के लिए, उसकी यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपलसरी लाइसेंस मिल सकता है। अब कैसे करेंगे?
तो रूल नंबर 96 के अंदर दिया गया है, कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड या लाइसेंस होल्डर उसको फॉर्म 17 फाइल करके कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। किसके सामने? कंट्रोलर के सामने। आगे कंट्रोलर क्या करेंगे? कंट्रोलर ने अगर मना किया कि भाई पर्सन होल्डर आप रुक जाओ, अभी मैं कंपलसरी लाइसेंस नहीं दे सकता हूं, अगर उनका ऐसा रिप्लाई आया तो 1 महीने के अंदर अंदर हियरिंग हो सकती है एज पर दी रूल नंबर 97। यानी फिर से वो पर्सन इंटरेस्टेड या लाइसेंसी उस लाइसेंस को पाने के लिए हियरिंग करवा सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। अगर जस्टिफाई होता है, अगर कंट्रोलर समझ जाते हैं कि चलिए ठीक है आपको लाइसेंस दिया जाता है, तो अभी भी सेक्शन नंबर 87 बाकी है। सेक्शन नंबर 87 कहता है कि उस केस में देखिए कंपलसरी लाइसेंस यानी पेटेंटी को कुछ नहीं मिल रहा है, जो ये पर्सन इंटरेस्टेड है और लाइसेंस होल्डर है उसके पास गवर्नमेंट की तरफ से, कंट्रोलर की तरफ से ऐसी परमिशन है कि हाँ आप काम चालू कीजिए। तो उस केस में एज पर सेक्शन नंबर 87 जो कह रहा है कि प्रोसेस फॉर डीलिंग अंडर 84 एंड 84 या 85 में क्या होता है कि कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं पर्सन इंटरेस्टेड या लाइसेंस होल्डर। तो अगर उनको कंपलसरी लाइसेंस मिल जाता है उस केस में सेक्शन नंबर 87 से ग्राउंड्स है कि किस तरीके से पेटेंटी उसको डील कर सकता है। तो पेटेंटी क्या कर सकता है? नोटिस टू पेटेंटी, इसकी नोटिस भी दी जाएगी पेटेंटी को कि भाई आपके पेटेंट पे इस पर्सन इंटरेस्टेड ने या इस लाइसेंसी ने कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। और जब वो नोटिस मिलती है वहां से लेके रूल नंबर 98 की तहत 2 महीने तक, 2 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 14 फाइल करके, फॉर्म नंबर 14 क्या है? नोटिस ऑफ ओपोजिशन। बट अभी कौन फाइल कर रहा है? पेटेंटी। क्यों फाइल कर रहा है? क्योंकि उसकी पेटेंट पे कंपलसरी लाइसेंस दिया है कंट्रोलर ने। तो कंट्रोलर अगर ऐसा कोई लाइसेंस दे रहा है तो फॉर्म नंबर 14 फाइल करके विद इन 2 मंथ फ्रॉम सच नोटिफिकेशन सच नोटिस टू दी पेटेंटी वो ओपोज कर सकते हैं, कंट्रोलर को कन्विंस कर सकते हैं कि सर आप ये गलत काम कर रहे हैं कि मेरा कंपलसरी लाइसेंस क्यों दे रहे हैं किसी को। चलिए अब थोड़ा तो इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि डायरेक्टली पर्सन इंटरेस्टेड ने कंट्रोलर से ही बात कर ली, पहले पूछना चाहिए था पेटेंटी को। सही बात है ना, पूछना चाहिए था, और वो भी प्रोविजन है। इसमें जो हियरिंग होगी ना, सॉरी पहले ये ले लेते हैं, हियरिंग होगी ना कि जो कंट्रोलर 1 मंथ के अंदर जो हियरिंग करेंगे पर्सन इंटरेस्टेड की या फिर 2 मंथ के अंदर पेटेंटी की, वो 10 दिन के पहले ही उसकी प्रपोजल भेज दी चाहिए, भेज देनी है, आइदर पेटेंटी और फ्रॉम दी पर्सन इंटरेस्टेड और लाइसेंस होल्डर। अब आ रही है बात सेक्शन नंबर 84 की वापस। सेक्शन नंबर 84 में ये कंप्लीटली लिखा हुआ है कि पर्सन इंटरेस्टेड या लाइसेंस होल्डर जो अप्लाई करना चाहते हैं या जो एप्लीकेंट बन रहे हैं कंपलसरी लाइसेंस के लिए, उनको पहले 6 महीने तक पेटेंटी के साथ बात करनी है। पेटेंटी को कहना है कि आपका ये इन्वेंशन वर्क नहीं कर रहा है इंडिया में या कोई भी ग्राउंड है उस पे, तो उसको मैं प्रमोट कर सकता हूं, प्लीज मेरे साथ कोई एक लाइसेंस एग्रीमेंट बना लीजिए। अगर पेटेंटी वहां पर मना करता है, उसको समझता नहीं है और 6 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद में ही वो पर्सन इंटरेस्टेड, वो लाइसेंस होल्डर क्या कर सकता है? एप्लीकेशन कर सकता है कंपलसरी लाइसेंस की कंट्रोलर के पास में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 85 की। सेक्शन नंबर 85 में है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट बाय कंट्रोलर फॉर नॉन वर्किंग। रिवोक भी किया जा सकता है पेटेंट को, पेटेंट को रिवोक ही कर दो तो काफी लोग यूज कर सकते हैं उसको। ओके, तो ये कब हो सकता है? 2 years फ्रॉम दी कंपलसरी लाइसेंस। देखिए एक बार 84 में कंपलसरी लाइसेंस पर्सन इंटरेस्टेड को भी दे दिया गया, उसके बाद में भी 2 बरस तक अगर उसका कुछ यूज ना हो तो फिर कंट्रोलर क्या करेंगे? उसको रिवोक कर देंगे। तो 2 years फ्रॉम दी कंपलसरी लाइसेंस, और इस केस में एप्लीकेंट रूल नंबर 96 से फॉर्म नंबर 19 फाइल करके ये कर सकता है। एंड नोटिस टू पेटेंटी एंड लाइसेंसी दोनों को जा सकती है। और देखिए यहां पर एप्लीकेंट का जो इंटेंशन है ना वही है कि ये पेटेंट रिवोक हो जाए ताकि मैं इसका मास प्रोडक्शन कर सकूं। बट जो पेटेंटी है या जो लाइसेंस होल्डर है वो तो अभी उसका राइट्स यानी उनकी रॉयल्टी मिल रही है उसको, तो वहां पर ओपोजिशन आएगा। इसलिए फॉर्म नंबर 14 2 महीने के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं जब ऐसी कोई फॉर्म नंबर 19 फाइल करके कोई एप्लीकेंट रिवोक करना चाहे उस कंपलसरी लाइसेंस को। तो यहां पर नोटिस ऑफ पेटेंटी भी आ गया एंड लाइसेंसी भी यहां पर ओपोज करेगा कि मेरा कंपलसरी लाइसेंस मत निकालो।
अब आती है बात सेक्शन नंबर 86 की, जो है पावर ऑफ कंट्रोलर टू एडजर्न एप्लीकेशंस फॉर कंपलसरी लाइसेंस एक्सेट्रा इन सर्टेन केसेस। अब ये क्या बात हुई, देखिए मैं बार बार बात कर रहा हूं कि रिवोकेशन हो जाएगा, पेटेंट किसी के नाम पे कंपलसरी लाइसेंस दिया जाएगा, कंपलसरी लाइसेंस IT4 में लिखा है, IT5 में लिखा है कि उसको रिवोकेशन कर दिया जाएगा अगर नॉन पेटेंटेबल यानी नॉन वर्किंग रहा तो इंडिया में। तो सेक्शन नंबर 86 क्या कह रहा है कि ऐसे केस में जब नॉन वर्किंग जब प्रूव होता है ना, तो पेटेंटी के पास एक जादू मंत्र है, वो क्या है कि 12 महीने तक वो एडजर्न कर सकता है ऐसी हियरिंग को, और कह सकता है कंट्रोलर को कि कंट्रोलर जी देखिए 3 बरस तक मेरी पेटेंट चली, अब 3 बरस के बाद में आपने उसको लाइसेंस दे दिया, किसी और को कंपलसरी लाइसेंस दे दिया, वो 2 बरस तक काम कर रहा है। अब वो 2 बरस तक काम कर रहा है ना, तो उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो पर्सन को पता नहीं है कैसे उसको बेचना है। काफी टाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के कोई रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हुआ है, ऐसा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा उस पेटेंटी को, और पेटेंटी 12 महीने का और टाइम मांग सकेगा और बोल सकेगा कंट्रोलर को कि कंट्रोलर जी 12 महीने तक रुक जाइए, मैं प्रूव करके देता हूं कि ये वर्किंग है, इंडिया में भी वर्किंग है, बस मुझे 12 महीने का टाइम दे दीजिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो कंट्रोलर कन्विंस हो जाएंगे, 12 महीने का टाइम देंगे, और 12 महीने के अंदर उनको प्रूव करना होगा कि उनका जो इन्वेंशन है वो वर्किंग है। अगर ऐसा हुआ तो रिवोक नहीं होगा, पेटेंट एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, और अगर वर्किंग नहीं है तो फिर राम बोलो भाई राम, रिवोक हो जाएगा वो पेटेंट। चलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे लिए वही मोटिवेशन रहेगा आपके लिए, आपकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।